हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो इंडिया जीके की ये पार्ट 2 वीडियो रहेगी। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन तक किया था, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड से। हमने 50 क्वेश्चन तक किया था, ये 51 रहेगा। अष्टाध्यायी जो हमने 50th क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो ठीक है, ये फिर से रिपीट हो गया है। अष्टाध्यायी के जो हमारे लेखक रहेंगे वो कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, और पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी थी वो क्या है? वो संस्कृत की ग्रामर थी। ठीक है, व्याकरण की पुस्तक थी, संस्कृत की व्याकरण थी वो। और वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। उसमें 8 अध्याय हैं और इसकी जो रचना है वो 4वीं शताब्दी में की गई थी। इसी पर महाभाष्य के रूप में पतंजलि ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टांग संग्रह किसने लिखा है? तो अष्टांग संग्रह किसने लिखा है? वाग्भट जी ने। ठीक है, वाग्भट ने अष्टांग संग्रह लिखा है। अष्टांग जो संग्रह है वो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अष्टांग संग्रह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं भाई किस भाषा में लिखा हुआ है और किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये आयुर्वेद का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत कहाँ लड़ा गया था, ये पूछा गया है, तो कुरुक्षेत्र रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया है? हिंदू वर्ण व्यवस्था में किन को माना गया है? देखिए 4 वर्ण हैं हिंदू वर्ण व्यवस्था में। गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, तो 4 कौन से होते हैं? पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और फोर्थ है संन्यास। तो सबसे मेन जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, किसे माना गया है? गृहस्थ को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार होता है। ठीक है, जब बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है तो वो जनेऊ संस्कार कहलाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, उनमें से जो 10वां संस्कार है वो उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार को दूसरा नाम इसका क्या है? यज्ञोपवीत जनेऊ को बोलते हैं, या ठीक है, या जनेन्द्र संस्कार भी कहते हैं। जनेन्द्र जो जनेऊ होता है उसमें 3 सूत्र होते हैं, मतलब 3 धागे होते हैं। ठीक है, जो पहला है ब्रह्मा, दूसरे विष्णु, तीसरे महेश, तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। यह संस्कार करने से शिशु को बल, तेज और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, आजकल तो ये संस्कार ज़्यादातर शादी के टाइम पर ही किया जाता है और ज़्यादातर ये लड़कों का होता है। तो लड़कों को शादी के दिन जिस दिन होता है ना, तो उस दिन ये जनेऊ संस्कार उनका कर दिया जाता है। पहले होता था कि अलग से करते थे इसका फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गजदंत तोड़ा, जिसे गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिली? गणेश जी का दांत तोड़ दिया था ना, तो वो कौन थे? वो भगवान परशुराम थे। ठीक है, उन्होंने दांत तोड़ दिया था तो इस वजह से उनको एक दंत की उपाधि मिली थी। आप सबको इसके पीछे की स्टोरी पता भी होगा। जो परशुराम जी भगवान थे वो भगवान शिव से मिलने आए थे, तो उन्होंने रोक लिया था गणेश जी ने, तो उन्होंने अपने फरसे से उन पर प्रहार किया तो उनका एक दांत टूट गया था। ठीक है, इस वजह से उनको एक दंत कहा गया, क्योंकि एक ही दांत बचा था, दूसरा दांत तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? जो भीष्म थे, पितामह जिनको बोलते थे भीष्म, उनका वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत था। ठीक है, और जो देवव्रत थे ये गंगा के पुत्र थे। ठीक है, इनके पिता का नाम शांतनु था, ये शांतनु के पुत्र थे। माँ इनकी कौन थी? गंगा थी। ठीक है, और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ये सब आपको पता ही होगा। अब देखिए, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विद्या का नाम पड़ा है? ठीक है, तो ये क्या रहेगा? हमारा मिथिला रहेगा। जो मिथिला की आपने देखा होगा ना, मिथिला की जो पेंटिंग्स होती हैं कपड़ों पे भी मिलती हैं, या फिर उनमें पेंटिंग में भी वो जो करी होती है फूल वगैरह, पत्तियां वगैरह, तो उनका मिथिला पेंटिंग्स, मिथिला कला है वो एक। ठीक है, उससे प्रसिद्ध है ये। अब बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ है? वो कहाँ पर है? बोध गया हमारा बिहार में है। जो ये बोध गया तीर्थ स्थल है ये बिहार में है। और महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, इनसे कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी किस दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में बोध गया को निरंजना नदी के तट पर,
ठीक है, कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया था। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यम निकाय और दिव्यावदान, ठीक है, साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है। वे डैश साहित्य हैं। जो मध्यम निकाय है और दिव्यदान है, ये कौन से साहित्य हैं? ये बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। मध्यम निकाय और दिव्यदान में बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है ये। इसमें हरियाणा से संबंधित जानकारियां हैं। मध्यम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथों की 5 निकायों में दूसरा निकाय है। ठीक है, मध्यम निकाय मध्यमा आगम से संबंधित है। दिव्यदान ग्रंथ हीनयान तथा महायान दोनों शाखाओं से संबंधित है। इनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध। और जो दिव्यदान है वो हीनयान और महायान दोनों शाखाओं से संबंधित है। मध्यम निकाय ये पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर का निकाय है? तो दूसरा है। इसमें बौद्ध कथाओं का संग्रह है। ठीक है, तो इनसे जो ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना, इसका मतलब इसी एक्सप्लेनेशन में से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी की एक्सप्लेनेशन ये ज़्यादा दी हुई है। अब देखिए फिर से वही रिपीट है। मध्यम निकाय और दिव्यावदान साहित्य किसका है? ये हमारा बुद्धिस्ट रहेगा। ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम बौद्ध समिति हुई थी 483 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये रहेगा हमारा सप्तपर्णी गुफा राजगीर में हुई थी। ठीक है, जो ये आयोजन हुआ था ये राजगीर में हुआ था। ये राजगीर बिहार में जगह का नाम है और सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, महाकश्यप जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किस राजा के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान महावीर का निर्वाण कब हुआ था? जो वर्धमान है महावीर है ये जैन धर्म से रिलेटेड है और जो हमारे बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। तो जो जैन धर्म से रिलेटेड महावीर स्वामी है, वर्धमान महावीर स्वामी बोल लीजिए, तो इनका रहेगा 527 BC से। ठीक है, ईसा पूर्व 527 रहेगा। अब इनसे रिलेटेड जो पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैन धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, ये कौन से नंबर के तीर्थकर हैं? ये महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी को निर्वाण विहार राज्य के पावापुरी में, ये भी बिहार राज्य के पावापुरी रहेंगे, इनको निर्वाण मतलब जैन धर्म में ज्ञान को निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण हुआ इनका। 527 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अब इनसे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि इनको कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी। और कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके ही दामाद बने थे, जामाली। ठीक है, उनके प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उनके खुद के दामाद जामाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? नाम क्या है उनका? वैशाली, जन्म स्थल का। ठीक है, नाम क्या रहेगा? वैशाली। अब देखिए फिर से, अब इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। काफ़ी तपस्या की उसके बाद इन्हें ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो प्राचीन भारत में बौद्ध जो होते थे वो शिक्षा देते थे अपने अनुयायी को, तो वो मठों में देते थे। ठीक है, मठों में वो शिक्षा दी जाती थी। तो जो मठ होते थे उनके, वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे आज सीरीज में। बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश
जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। भाई उसी लैंग्वेज में बोलेंगे जो जनसाधारण को समझ में आए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? भाई बौद्ध काल में कौन से महाजनपद थे जिसमें हरियाणा का क्षेत्र आता था? तो वो दो मेन रहेंगे, कुरु और पांचाल। ठीक है। जो 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व से इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था। तो जो कुरु का जो एरिया था वो कहाँ आता था? हरियाणा और दिल्ली में आता था। और जिसकी राजधानी कौन सी थी? हमारी इंद्रप्रस्थ थी। जबकि जो पांचाल है, कुरु तो हो गया दिल्ली और हरियाणा के अंदर। जो पांचाल है वो उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में आता था और उसकी राजधानी कामीप्ले व अही छत्र थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। ठीक है। और उनमें से जो तीनों के नाम हैं वो हमारे रहेंगे बुद्ध, धम्म और संघ। तो अब ये बुद्ध भी आ गया, धम्म भी आ गया, संघ आ गया, तो क्या नहीं है? चौथा तो है ही नहीं, तो ये अहिंसा नहीं रहेगा इसमें। अब इसमें क्या है? बुद्ध धर्म से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए। 3 रत्न तो हो गए, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा एवं सिद्धांत, इसमें 3 रत्न हैं। अभी हमने ये पढ़े। 4 इसमें आर्य हैं, सत्य, आर्य सत्य हैं। ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग है इसका, और 10 शील हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कितने शील हैं? 10 शील हैं, 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है और 3 रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? तो ये कौन थे हमारे? ये थे बुद्ध। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके विचार तो जो उनके उपदेश थे उनको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये 16 महाजनपद जो हैं हमारे वो पढ़ेंगे हम। जो मत्स्य महाजनपद था, जो मत्स्य महाजनपद है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? उसकी राजधानी का नाम रहेगा हमारा विराटनगर। इससे रिलेटेड और भी कोई मान लीजिए जनपद पूछा जाए तो जो बुद्ध के जन्म के पहले 6वीं शताब्दी, जो 6ठी शताब्दी थी, जो भारत में 16 महाजनपद बटे हुए थे, वे बड़े बड़े राजाओं के एरिया था, उनको जनपद बोलते थे। ठीक है। तो पूरा भारत 16 हिस्सों में बटा हुआ था। अब इनमें इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कौन से निकाय से मिलती है? अंगुत्तर निकाय। ये वही है बौद्ध धर्म के जो वो है ना साहित्य, अंगुत्तर निकाय उनमें से एक है। जो मत्स्य था महाजनपद, उसकी राजधानी विराटनगर रहेगी। सूरसेन की हो जाएगी मथुरा, वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी और काशी की हो जाएगी वाराणसी। ठीक है। मान लीजिए इनमें से पूछ ले फिर नेक्स्ट कोई ना कोई, क्योंकि ये इंडिया जीके है। अब देखिए अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अजातशत्रु है जो हर्यंक वंश के किसके संस्थापक रहेंगे? हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। 429 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु कुणिक मगध की गद्दी पर बैठा था और वस्कार अजातशत्रु का मंत्री था। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछ लिया जाए कि किसके पुत्र थे, तो ये बिंबिसार के पुत्र रहेंगे अजातशत्रु। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन रहेंगे? वो बिंबिसार रहेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन रहेंगे? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? किस नदी के तट पर किया था? झेलम नदी के तट पर। ठीक है। जो सिकंदर था ना वो मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है। वो कहाँ का था? मैसिडोनिया का था। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसमें पोरस पराजित हुआ।
वैसे तो पोरस पराजित हो गया था, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था, क्योंकि सिकंदर की टक्कर लेने वाला भी कोई न कोई तो महान ही होगा। तो वो कौन था? हमारा पोरस था। ठीक है, तो सिकंदर भारत में आया था जब उसकी जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ हुआ था। और वो कौन सी नदी थी? झेलम नदी। अब यह है मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है वो कौन सा है? वो है हाथी गुफा वाला। ठीक है, कौन सा रहेगा वो? हाथी गुफा अभिलेख रहेगा। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये जो हाथी गुफा अभिलेख में उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है। इस अभिलेख की खोज ए स्टर्लिंग द्वारा की गई थी और खारवेल उड़ीसा में कलिंग के राजा थे। ठीक है, ये वहाँ के राजा थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है, तो कौन रहेंगे? महापद्मनंद रहेंगे। इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपने सीरियल भी आता था, देखा होगा, वहाँ से ये जो उनके गुरु थे और उनकी जो वीडियोस भी आती हैं यूट्यूब पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक, नंद वंश का जो शासक था धनानंद, उनकी हत्या की थी और फिर कौन सा जो वंश है उसकी नींव डाली थी? मौर्य वंश, क्योंकि चंद्रगुप्त क्या था? मौर्य, तो अपना ही साम्राज्य स्थापित करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के पुत्र थे। सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, सम्राट अशोक के पुत्र का नाम था बिंदुसार और अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसने 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तो सम्राट अशोक के पुत्र कौन रहेंगे? राजा बिंदुसार। नहीं सॉरी, सम्राट सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे, ये बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, सीरिया के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज डैश के दरबार में आया था। जो ये मेगास्थनीज था ना, ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, भाई जो ये मेगास्थनीज था ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, कहाँ आया था ये? पाटलिपुत्र में आया था। इसने अपनी भारतीय यात्रा का वर्णन किया है और इसकी फेमस पुस्तक है इंडिका। इसकी पुस्तक पूछी जाती है कि जो मेगास्थनीज थी उसकी पुस्तक कौन सी थी? ये इंडिका थी। और ये कहाँ के थे? ये यूनानी थे। यूनान से ये यहाँ पर क्या करने आए थे? यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो ये पाटलिपुत्र रहेगा। अब इससे रिलेटेड ये जो है एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। सम्राट अशोक के जीवन के बारे में है, या फिर आप जो हरियाणा जीके, इंडिया जीके की बुक होगी उसमें भी ये सारी आपको गिवन होगी, या फिर पढ़ लेते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और सम्राट अशोक के जो राजधानी तो होगी, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के शासनकाल में मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायनोसिस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है, अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाद में ये बुद्ध बन गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक स्तंभ पर किस लिपि में, अब ये इसे एक्सप्लेनेशन क्यों थी? क्योंकि अगला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया है? कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। तो किस पर नहीं मिलते हैं? हरियाणा के रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड जितने भी साक्ष्य हैं बाकी सब पर तो मिलते हैं, लेकिन इस पर नहीं मिलते हैं। तो वो है हमारा सांची स्तूप।
ठीक है, सांची स्तूप पर नहीं पाए गए हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की पुष्टि करता है। भाई सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है, सीधा ये भी पूछ लेते कहाँ है, रायसेन जिले में है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार की पुष्टि करता है। कौन करता है? अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार, तो ये कौन बताता है? ये हमारा सांची का स्तूप बताता है। अभी ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अभी से पढ़ा था। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनने के लिए मार्गदर्शन किया था कौटिल्य। ये कौटिल्य वही तो हैं जो उनके गुरु बने थे, चाणक्य बोलते हैं जिनको। चाणक्य का असली नाम क्या था? कौटिल्य ही तो था। जो चंद्रगुप्त है चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए कौटिल्य ने मार्गदर्शन किया, उसकी जो ट्रेनिंग की थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और प्रधान पुरोहित भी बना था। मतलब बाद में जब इन्होंने अपना राज्य किया तो उनको क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। मतलब जो जो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी और राजनीति शास्त्र भी उनकी एक अग्रणी पुस्तक मानी जाती है। मतलब राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों में इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो ये है द बैटल ऑफ डैश की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई थी। तो कौन सी लड़ाई थी जो सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई मानी जाती है? ठीक है, तो यह है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की जो लड़ाई है वो इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई थी। आंकड़ों के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख के लगभग लोग बंदी बना लिए गए थे। यह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये रहेगा अशोक के शासनकाल में। ठीक है, ये किसके शासनकाल में रहेगा? अशोक के शासनकाल में, और 8वें वर्ष में हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति अपनाई थी। धम्म नीति मतलब बुद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इसका मन विचलित हो गया था बहुत ज़्यादा, उसमें जो थी मौतें हुई थी युद्ध में। फिर है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अभी आया था हमारे सामने कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? हमारे चाणक्य ने की थी। ठीक है, चाणक्य ही तो है कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति के मुद्दों पर पुस्तक लिखी थी, राजनीति से रिलेटेड। अब है ग्रीक राजदूत, ये फिर से आ गया। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी इंडिका। ठीक है इंडिका इन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है संगम काल। ठीक है, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भूमालिकों को क्या कहा जाता था? ये बोलते थे वेल्लेर। ठीक है, ये साउथ इंडियन रहेगा, ये इसको बोलते थे वेल्लेर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल से रिलेटेड, इसका एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, गुप्त काल से रिलेटेड है बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? जो बाण भट्ट थे वो किस राजा के दरबार में कवि थे? तो वो रहेंगे हमारे हर्षवर्धन के समय के। जो बाण भट्ट है वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार थे। ठीक है, और ये कवि थे, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या पुस्तकें लिखी थी? हर्षचरितम तथा कादम्बरी, इनकी 2 प्रमुख रचनाएं। पूछा जाता है कि जो बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो हर्षचरितम जो हर्ष राजा उसके रिलेटेड लिखी थी, और कादम्बरी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। हर्षचरितम में उन्होंने राजा हर्षवर्धन का जीवन लिखा है। हर राजा का जो राजकवि होता था वो अपने राजा के जीवन का जो भाग है, जीवन के ऊपर एक स्टोरी लिखता था, उसी को उसकी राजा की वो बोलते थे जीवनी। जबकि कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जो कादम्बरी है वो विश्व का कौन सा पहला उपन्यास है? तो वो रहेगा हमारा कादम्बरी। ठीक है, विश्व का पहला उपन्यास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो वो रहेगी हमारी थानेश्वर।
हर्षवर्धन का संबंध थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति वंश से था। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि हर्षवर्धन का जो वंश था वो कौन सा था, या तो वर्धन वंश बोल लीजिए या फिर पुष्यभूति वंश बोल लीजिए। उसके अलावा क्या रहेगा, 606 ईस्वी पूर्व में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया था। तो जो राजा हर्षवर्धन था वो 606 ईस्वी में वहाँ का राजा बना था, इसका, थानेश्वर का। जब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे थे, आसीन हुए थे, तब उनकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी, वही वहाँ पर ट्रांसफ़र कर ली थी अपनी राजधानी को। तो 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की फिर मृत्यु हो गई। तो 606 से 647 तक इनका शासनकाल रहेगा। बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में उल्लेख है। तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा, बांसखेड़ा, जो इनसे रिलेटेड जानकारी देते हैं। जो हर्षवर्धन थे वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। तो ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है, या फिर ये किसके पुत्र थे, तो ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, डैश के पुत्र थे, तो ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। वो कहाँ के राजवंश से संबंधित थे, तो वे कहाँ के रहेंगे, चालुक्य वंश। अब यूँ याद रख लीजिए कि हर्षवर्धन को हराने वाला कोई चालू ही आदमी मिलेगा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य राजवंश का पराक्रमी प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक। पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान राजा हर्षवर्धन के साथ हुआ, युद्ध हुआ उनका। ठीक है, इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर उपाधि धारण की। इसने राजा हर्षवर्धन को हराया, किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने, और खुद की क्या उपाधि धारण की इन्होंने, परमेश्वर की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें एहोल अभिलेख से पता चलता है, जैसे ऊपर राजा हर्षवर्धन के बारे में था अभिलेख, अब इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाए कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कौन से अभिलेख से पता चलता है, तो एहोल अभिलेख से पता चलता है। उसके जो उनके समकालीन हैं, ठीक है, कवि, इनके समकालीन कवि कौन थे, रवि कीर्ति। ठीक है, कौन से थे, रवि कीर्ति। इससे हमें रिलेटेड इससे जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, अब फिर से वही आ गया, पुलकेशिन द्वितीय। राजा हर्षवर्धन ने डैश को अपनी राजधानी बनाया, जबकि थानेश्वर स्थापित राजधानी जीती, मतलब पहले थी लेकिन बाद में कन्नौज को बना दिया था। अब देखिए हर्षवर्धन से रिलेटेड ये पूछ लेते हैं, हर्षवर्धन राजा ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर आसीन हुआ और अपनी बहन राज्यश्री के जीवन की रक्षा की। हर्षवर्धन ने शशांक की मृत्यु के बाद कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने 643 में हेनसांग के लिए कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीनी यात्री हेनसांग है ना, वो किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो किसके शासनकाल में, राजा हर्षवर्धन के टाइम में, और वो कहाँ पर आए थे, कन्नौज में आए थे, और ये भव्य सभा का आयोजन किया गया था उनके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वही है कि पहली राजधानी कौन सी थी, बाद में देखिए कितनी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी क्या थे, ये उसमें क्या थे, ये आस्थान कवि थे, अभी हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कौन थे, फिर से बाणभट्ट रहेगा। बाणभट्ट से रिलेटेड क्या है कि इन्होंने इस दुनिया की हर चीज़ का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इनकी ये पुस्तकें के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। अब देखिए समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भाषा क्या है, ये क्या रहेगी, हमारी संस्कृत रहेगी। समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो शिलालेख स्तंभ पर शिलालेख मिले हैं, उसकी भाषा क्या है, संस्कृत, क्योंकि उस टाइम में संस्कृत या पाली ही ज़्यादा चलती थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भाषा संस्कृत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने, यह भी इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे, कवि कौन थे, हरिसेन ने किया है। समुद्रगुप्त ने सॉरी
समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की है? परम भागवत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुवंश और कुमार संभव डैश की कृतियां हैं। जो रघुवंश है और कुमार संभव है, किनकी कृतियां हैं? ये हैं कालिदास की। ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास की कृतियां हैं। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। मतलब हर एक कवि की, ये जो राइटर की पुस्तक के बारे में इसमें दिया हुआ है। तुलसीदास ने किसकी रचना की? रामचरित। मान लीजिए पूछा जाए, अभी तुलसीदास से रिलेटेड पूछ ले तो रामचरितमानस। चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, और रघुवंशम और कुमार संभव हमारे कालिदास की हो जाएंगी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था? जो राजा प्रभाकर वर्धन थे, कौन थे वो? हर्षवर्धन के पिता थे। इन्होंने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था? हूण। ठीक है, उनके टाइम में हूण से आए थे। पंजाब में हूणों के साथ प्रभाकर वर्धन का युद्ध हुआ था। पंजाब में हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ हुआ था। हर्षचरित्र से पता चलता है कि उसने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से युद्ध करने के लिए उत्तरापथ भेजा था। यहाँ पर उत्तरापथ से तात्पर्य पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रदेशों से, मतलब जो पश्चिम में, पंजाब हमारे इंडिया के पश्चिम में ही है, पश्चिम के जो देशों से युद्ध हुआ था उन्होंने अपने बड़े बेटे को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो वो किसकी रहेंगी? हमारी समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वहां पर दर्ज की गई हैं। समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का इस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं और दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया था। भाई उत्तर भारत में उन्होंने 9 और दक्षिण में 12 को पराजित किया था। ठीक है, और ये चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। इस शिलालेख की भाषा पूछी जा सकती है, काव्य शैली पूछी जा सकती है, तो ये चंपू शैली रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन राजा के मित्र और दरबारी कवि थे। ये उनके मित्र भी थे हर्षवर्धन के, और उनके कवि भी थे। ये संस्कृत के गद्यकार थे। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरितम इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रहेंगे। अब है राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? ये फिर से बाण भट्ट। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? ये फिर से बाण भट्ट आएगा। ठीक है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये रहेगा हमारा हर्षवर्धन। हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन राजा के टाइम में इंडिया आए थे, और वो कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे वो। ठीक है, चीनी यात्री। वो कितने टाइम तक रहे? 606 से 647, तो ये हर्षवर्धन का शासनकाल है, सॉरी। उस टाइम पर ये भारत में आए थे, और ये कन्नौज में आए थे। 636 ईस्वी में आए थे ये। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत सीयू की नामक पुस्तक लिखी है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो उससे उसका भी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? किसने? हेनसांग ने सीयू की। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ये एडिशनल जानकारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी यात्री विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर में आए थे। तो कौन से उसमें मिलता है इतिहास में? ये किससे रिलेटेड है? ये रहेगा हमारा हेनसांग। मतलब यही पूछ रखा है कि कौन से यात्री, चीनी यात्री। चीनी यात्री यहाँ पर कौन आएगा? हेनसांग आ जाएगा। हेनसांग चीनी यात्री किसके टाइम में आए थे? राजा शासन इसके हर्षवर्धन के। अब है वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन रहेगा? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रथम राजा कौन रहेगा? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी वर्धन वंश को कंप्लीट कर लेंगे। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? तो ये हर्षवर्धन की रहेगा। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया, तो ये रहेगा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पूर्व। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा का डैश शासक था। क्या है ये? प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था। एरिया पूछ रखा है, तो ये क्या रहेगा हमारा? थानेश्वर। ये पहला राजा था ये, और ये प्रभाकर वर्धन वंश का था। ठीक है, और ये थानेश्वर इनका क्या था? राज्य था। गुप्त वंश के बाद गुप्त वंश के बाद ईसा की
छठी सदी के मध्य डैश में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया, तो ये कहाँ रहेगा, हूण। ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, तो वो कौन रहेंगे, प्रतिहार। ठीक है, कौन से रहेंगे वो, प्रतिहार रहेंगे। जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुज्जर प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, और प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने, कौन सा राजा था वो, मिहिर भोज नाम है उसका। ठीक है, मिहिर भोज राजा ने कन्नौज एवं कालिंजर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास डैश थे, तो ये कहाँ था थानेश्वर, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में तो है, अभी भी थानेश्वर के पास कुरुक्षेत्र के पास जो एरिया कुरुक्षेत्र में आता है वो थानेश्वर ही है। अब देखिए इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। अलबरूनी के अनुसार, जो अलबरूनी था उसके अनुसार हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। थानेश्वर के शैव धर्म का प्रसिद्ध केंद्र, थानेश्वर जो था वो शिव धर्म से रिलेटेड था, प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण ही इसका नाम स्थानीश्वर पड़ा था। तो थानेश्वर का दूसरा नाम क्या था, स्थानीश्वर था। वर्धन डैश वर्धन वंश का संस्थापक था, तो संस्थापक कौन रहेगा, जिसने वर्धन वंश की संस्थापना की थी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पुष्यभूति। पुष्यभूति जो है उसका मेन फाउंडर था, फर्स्ट। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी हर्षचरित्र, एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई, उनका नाम पूछा गया तो ये रहेगा हमारा बाणभट्ट ही रहेगा। उस एक्सप्लेनेशन में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। चीनी यात्री हेनसांग का हरियाणा में निवास कब से कब तक रहा, तो ये रहेगा 634 से 644, 10 साल तक ये यहाँ पर रहे हैं। फिर है हेनसांग डैश के टाइम में भारत आए थे, तो ये फिर से हमारा क्या बन जाएगा, हर्षवर्धन। इससे रिलेटेड, इस जो वंश से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे, ये कवि थे, स्थाना कवि थे। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में स्थान कवि थे, फिर से है हर्षवर्धन। राजा विक्रमादित्य किस वंश में थे, जो राजा विक्रमादित्य है, अब ये अलग आ गया, राजा विक्रमादित्य किस वंश में थे, ये रहेगा हमारा गुप्त वंश में। ठीक है, जो राजा विक्रमादित्य है ये गुप्त वंश से रिलेटेड थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, परम भागवत तथा विक्रमादित्य जैसी अनेक उपाधियां धारण की थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इनसे हर एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारे आपने याद करने हैं। अब देखिए हेनसांग के अनुसार छठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे, तो वे थानेश्वर में थे। ठीक है, हेनसांग के टाइम पर जो बौद्ध मठ थे, बुद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा था, तो वो थानेश्वर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाहियान भारत की यात्रा करने वाला पहला डैश भिक्षु था, तो ये चीनी रहेगा। ठीक है, चीनी भिक्षुक था, ये पहले चीनी भिक्षुक थे, और ये किसके शासनकाल में आए थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान, ये फाहियान है वो हेनसांग अलग था। ठीक है, फाहियान की भारत यात्रा का लक्ष्य यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। ये किस लिए आए थे, जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको लेने के लिए। भारत में फाहियान ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, और प्रमुख बौद्ध ग्रंथ जैसे कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, बौद्ध स्थान मेन कौन से हैं, कपिलवस्तु है, बोध गया, सारनाथ है, कुशीनगर है, आदि है। वहाँ की इन्होंने यात्रा की, और वहाँ से जो रिलेटेड बौद्ध ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। पाटलिपुत्र में उसने अशोक का राजमहल देखा, और इससे इतना प्रभावित हुए कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया। तो उस टाइम पर पाटलिपुत्र में अशोक थे राजा, उनका महल देखा तो इतने खुश हो गए, तो उन्हें लगा कि ये इंसान द्वारा निर्मित नहीं है, ये देवताओं द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये भारत में यात्रा करने वाले पहले चीनी भिक्षु थे, और यात्री और अनुवादक थे, मतलब बुद्ध धर्म से रिलेटेड थे ये। हेनसांग क्या था, ये चीनी यात्री थे। अब पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया था, तो किस में किया था ये, एलवेंतु सिबिंगे। ठीक है,
इनके नाम ऐसे ही हैं क्योंकि ये मंगोल देश के थे। तो देखिए, चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय, ये इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था ना, तो इनका एल्वुतु सिबिंगे के साथ युद्ध हुआ था और उन्होंने अपने चाचा मंगलेश का वध कर सत्ता पर कब्जा किया था। महाकूट स्तंभ लेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। इन्होंने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की राज उपाधि जो है धारण की थी। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे धार के राजा भोज? ये रहेंगे हमारे परमार वंश से। इन्होंने उज्जैन की जगह धार को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने सरस्वती, कंठाभरण, युक्ति, कल्पतरु जैसे नए ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, अब ये है किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये रहेंगे हमारे पुष्यभूति। ठीक है, राजा हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। हाँ, राजा हर्षवर्धन भी राइटर थे। उन्होंने नाटक लिखा था नागानंद। ठीक है, और कौन से थे इनके अलग अलग? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, नागानंद नाटक था, रत्नावली और प्रियदर्शिका राजा की अन्य प्रमुख रचनाएं थी। अब रत्नावली फिर से पूछ लिया तो ये हर्ष राजा से रिलेटेड रहेगी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है? हरिश्चरित्र नामक पुस्तक में लिखा था। अब सुप्रसिद्ध नाटक है जो संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? ये लिखा था कालिदास ने। ठीक है, अभिज्ञान जो शाकुंतलम है इसके 7 अंक हैं। ठीक है, और इसका मुख्य पात्र राजा दुष्यंत और शकुंतला। ये दुष्यंत राजा और जो शकुंतला थे ना उनसे रिलेटेड स्टोरी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। ये पूछ सकते हैं कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है? ये रहेंगे हमारे विशाख दत्त। ठीक है, 130 तक कर लेते हैं। कालिदास ने क्या लिखी थी? कालिदास के बारे में पूछा हुआ है तो रघुवंश हमने पीछे पढ़ा था, कालिदास ने रघुवंश लिखी थी। कुमार संभव डैश के द्वारा लिखा था तो ये कालिदास के द्वारा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण डैश राजाओं ने किया था? तो किन्होंने किया था? ये पल्लव ने। ठीक है, इन्होंने स्मारकों का निर्माण करवाया था। ये कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण राजा पल्लव राजाओं ने करवाया था। इनकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने प्रारंभ की। पल्लवकालीन, ठीक है, पल्लवकालीन स्थापत्य कला शैलियों को क्रमशः महेंद्र शैली, मामल शैली, राजसिंह शैली से विभाजित किया जाता है। इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने जो स्मारक बनाए थे वो कौन सी शैली में थे? तो मामल, महेंद्र और राजसिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये 130 तक हो गए हैं हमारे। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोई सजेशन भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।